नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टार न्यूज। आईजीएमसी प्रशासन और प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला में वक्ताओं ने कोरोना वायरस से बचाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों को दी। इस दौरान आईजीएमसी शिमला के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज और मेडिसिन विभाग के डॉक्टर व आईजीएमसी में कोविड वार्डों के इंचार्ज डॉक्टर बलवीर वर्मा मौजूद रहे। डॉक्टर जनकराज ने कहा कि हिमाचल में कोरोना संक्रमण का तेजी से फैलाव हो रहा है तथा अगले सप्ताह संक्रमण शीर्ष स्तर पर पहुंच सकता है। ऐसे में लोगों को अब विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस बीमारी के प्रति आत्मबल बनाए रखने और जागरूक होने की जरूरत है। लोगों में जन जागृति के माध्यम से इस बीमारी से बचा जा सकता है और इसके लिए जरूरी है कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। कोविड अभी काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। इतनी जल्दी हमें इससे निजात नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले तो हम लोग इस बात को अपने ध्यान में रखें। दूसरा ये कि संक्रमण से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया है उसके लिए अलग प्रावधान है। जो संक्रमित नहीं हुए हैं उन सब लोगों से तो हमारा यही आह्वान, यही अपील रहेगी कि कोशिश करें कि अपने आप को बचाएं। और बचाने के जो मूल मंत्र हैं, स्वच्छता, हाथ को साबुन पानी से धोना, पब्लिक प्लेसेस में जाना है तो पहले तो परहेज करें। अगर जाना पड़ता है तो मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें और मास्क को पूरा इस तरीके से पहने कि वो आपके नाक और मुंह को ढकें। बहुत सारे लोगों हम देखा कि इस तरह से मास्क लगा के घूम रहे हैं या गले में मास्क लगा के घूम रहे हैं या मास्क तो लगाए हैं पर बात करते हैं तो मास्क उतार के बात करते हैं। तो इस तरह का करने का कोई मतलब नहीं है। तो मास्क को पहन के रखें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें अगर ऐसी स्थिति में आप हैं जब आपको साबुन पानी की उपलब्धता नहीं है। और परस्पर दूरी जो है व्यक्तियों से वो अवश्य बनाएं। तो ये बचाव के तरीके हैं। और अगर आप संक्रमित हो गए हैं तो जो संक्रमण के बाद क्या क्या होता है उस बारे में जो है वो लक्षण सबको उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे ये गारंटी नहीं होती है। कुछ लोगों को लक्षण आते हैं, कुछ को नहीं आते हैं, कुछ को कम आते हैं, कुछ को अधिक आते हैं। तो जो संक्रमित व्यक्ति है एक तो उनको सबसे पहले आइसोलेट होने की जरूरत है। अपनी जिम्मेवारी को समझने की जरूरत है कि मुझे तो संक्रमण हो गया है, मैं कम से कम दूसरों को ना बांटूं। इसके लिए उसको आइसोलेट होने की जरूरत है। और आइसोलेशन के दौरान जो दवाइयाँ किट है जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनको दी जाती है उस दवाइयों का इस्तेमाल करें और नियमित अंतराल पर अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन नापते रहें और रेस्ट में भी नापें, बैठे बैठे भी नापें। और कुछ कार्य करने के बाद या टॉयलेट जाने के बाद या 5-6 मिनट उस गति में चलें जिस गति में आप अमूमन चलते हैं और उसके बाद फिर अपना सैचुरेशन नापें। और अगर ये सैचुरेशन जो है वो ड्रॉप होता है, जो पहले की जो आराम की स्थिति में आपने जो ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर मात्रा पाई और कुछ कार्य 5-6 मिनट चलने के या 5-6 मिनट कुछ काम करने के बाद आपने ऑक्सीजन की सैचुरेशन अपने शरीर में जो पाई, अगर उसमें 2 से 3% का अंतर है और वो कम की तरफ है तो आप ये वो समय है जब आपको अपने नज़दीकी अस्पताल में सूचित करना है, स्वास्थ्य कर्मी को सूचित करना है ताकि आपके समय रहते जो है वो जो इलाज है और कोविड की जो ऑक्सीजन वगैरह जो दी जानी है वो मिले ताकि बचाया जा सके। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये देखा गया है कि सबसे पहले व्यक्ति का टेस्ट किया जाता है, उसे कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उसके उपरांत 4 या 5 दिन बाद ये देखा गया है कि व्यक्ति संक्रमित या फिर पॉजिटिव आता है, पहले नेगेटिव आता है। तो इसके पीछे क्या कारण है सर? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो टेस्टिंग किट्स हैं उनमें प्रॉब्लम है या फिर हमारे तरीके में प्रॉब्लम है? देखिए ऐसा है कि इस तरह का, क्योंकि सारा जो टेस्टिंग का मेथड है ये टोटल साइंटिफिक है। जी जी। टेस्ट करती बार हमने सैंपल कैसे लिया इस बात पर बहुत ज़्यादा चीज़ निर्भर करती है। जो स्टिक्स, कॉटन बड स्टिक होती है जिसको नाक के थ्रू और गले में डालना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि आपका सैंपल के अंदर वायरस पिकअप हुआ कि नहीं हुआ, ये बड़ी सारी चीज़ों पे मैटर करता है। पहला तो मैटर करता है कि सैंपल कैसे कलेक्ट हुआ, दूसरा कि क्या वो कोल्ड चेन मेंटेन थी, सैंपल को कलेक्शन से लेकर लैब तक पहुंचने तक क्या वो वायरस जिंदा था उस कोल्ड चेन में। बड़े सारे फैक्टर हैं, उस पर डिपेंड करता है। सीधे किट पे सवाल उठा देना या किसी उस पे वो तर्क संगत नहीं है। और कौन व्यक्ति कब संक्रमित होता है, कब उसके अंदर वायरस पॉजिटिव पाया जाता है, ये
अलग अलग लोगों में अलग अलग सर, पाया आपने कहा कि पीक आने वाला है, इसको हम किस तरह से लें, और जो डेथ्स जो बढ़ रही हैं वो चिंताजनक है। देखिए, पीक आने वाले का मतलब ये है कि जब हम एक पहाड़ की तरफ चढ़ रहे हो और एक समय आता है जब हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर दूसरी तरफ जो ढलान है उसको हम उतरना का बोल, तो जो ग्राफ है केसेस का वो ऐसे चढ़ता है और फिर एक समय आता है जब हमारे पास अधिकतम केस हो जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो केस की संख्या जो है वो संक्रमण की चेन टूटने के साथ साथ वो जो है वो डाउन आता है। पीक आने वाला है कि मतलब हम अब ऐसे चढ़ रहे हैं, तो हम आशा करते हैं उस ग्राफ की वो जो उसको पैटर्न को देखते हुए कि आने वाले कुछ दिनों में जो है वो ग्राफ अपने अधिकतम लेवल को पहुंच के फिर जो है वो संक्रमण की जो संख्या है उसको कम होना लगेगा। ठीक है सर, एक आखिरी और महत्वपूर्ण 2 सवाल में इसके साथ होगा। जो लोग ठीक होकर आ रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, वो ये कह रहे हैं कि कुछ एक डेथ्स तो ऐसे हो रही हैं, नो डाउट कि डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, पैरामेडिकल स्टाफ ने अच्छा काम किया है। एक तो कोरोना है और जो मरीज वहां पर भर्ती होता है उसको जो दूसरी बीमारियां होती हैं उसको इलाज नहीं मिलता है। बहुत सारे केसेस में देखो, नीर चौक में ऐसा हुआ, आईजीएमसी में भी ये कहा गया किसी की तरफ से कि उन्हें बीमारी कुछ और थी, लेकिन ट्रीटमेंट जो कोरोना का तो है नहीं, लेकिन दवाइयां दी जाती थी, उनकी जो केयर है वो उस तरह से नहीं होती, दूसरी बीमारियों का इलाज इसमें नहीं होता। और साथ के साथ में ये है कि कुछ जूनियर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जो ड्यूटीज हैं जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी तो लग ही नहीं रही, और जो जूनियर डॉक्टर है वो 36, 72, 80, 90 इतने घंटे जो लगातार काम कर रहे हैं। इस पर स्थिति थोड़ी स्पष्ट है। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई हमारे पास कोविड संक्रमित व्यक्ति इलाज के लिए या भर्ती होता है तो सबसे पहले हम उनसे यही पूछते हैं कि आप अन्य कोई दवाइयाँ तो नहीं खा रहे हैं, या आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, हार्ट की, किडनी की, शुगर की बीमारी है, कुछ और समस्या है। अगर वो समस्या है और उसके लिए क्या दवाइयाँ खा रहे हैं तो सबसे पहले आप हमें वो बताइए। तो वो सारी दवाइयाँ उनको चलती हैं और वो अस्पताल से भी उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने जो दवाइयों का पैकेट है वो अपने साथ लेके आते हैं, तो वो दवाइयाँ भी उनको चलती हैं। तो ऐसा कह देना कि बाकी बीमारियों का इलाज नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। मैं अपना व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं कहूँ, मैं न्यूरोसर्जरी विभाग का एक डॉक्टर हूँ। एक हफ्ता पहले भी हमारे पास एक मरीज आए थे जो ब्रेन हैमरेज उनको हुआ था, कोविड पॉजिटिव थे, तो हमने उनका ऑपरेशन किया और हम आशा करते हैं कि 1-2 दिन में उनकी छुट्टी भी होने वाली है। तो इस तरह के कोविड पॉजिटिव मरीजों के यहाँ पे ऑपरेशन भी होते रहे हैं। जब उनको सर्जिकल कोई डिजीज उनके साथ जिसकी वजह से वो आए हैं या अन्य किडनी की डिजीज के साथ आए तो उनका डायलिसिस भी वहाँ होता है और एंजियोग्राफी, जिस भी बीमारी का जो भी वहाँ पर अगर इंटरवेंशन करने की जरूरत है वो किया जाता है। और इस तरह कह देना कि सीनियर डॉक्टर्स नहीं है और जूनियर डॉक्टर्स ही काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप सर को देख सकते हैं, ये खुद प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर बनने में बहुत बड़ा समय लगता है। हमने एक गाइडलाइन हमने अपने स्वास्थ्य कर्मियों को बचाने के लिए, खासकर जो ट्रेंड है उनको बचाने के लिए हमने एक इशू बनाया, गाइडलाइन इशू की है कि 55 साल से अधिक व्यक्ति जो है वो कोविड वार्ड में ड्यूटी नहीं देगा, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो स्टाफ नर्स है, चाहे वो वार्ड सिस्टर है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का कर्मचारी है, क्योंकि एक उम्र भी एक रिस्क फैक्टर इसका है। इस वजह से जो 55 साल से अधिक के जो डॉक्टर हैं उनको हम अंदर नहीं भेजते।